हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का टारगेट प्रीलिम 2021 ओनली आईएएस के करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में। यहाँ पे दिया हुआ है आप वेबसाइट से किस तरीके से जाकर इन क्वेश्चंस को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो स्कीम से रिलेटेड है, पीएम किसान संपदा योजना। देखो, संपदा एक हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई धन दौलत संपत्ति ऐसे, ठीक है। पीएम किसान संपदा योजना, आप लोग प्रीलिम्स की जब रिवीजन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि स्कीम से रिलेटेड आप पढ़ रहे होंगे। पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। दूसरा बोला है कि इस स्कीम का जो मेन उद्देश्य है वो है कि किसान अब अपनी फसल डायरेक्टली बेच सकेंगे बिना किसी इंटरमीडियरी, दलाल, बिचौलिए, आढ़तिए के। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। देखो, पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। देखो, इसको कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री चला रहे हैं। ये एक टाइप की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है जिसमें टोटल फंड जो है वो केंद्र सरकार देती है। अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती तो उसमें फंड जो है कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती, कुछ फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती। अब इस स्कीम के बहुत सारे कंपोनेंट है। देखो, ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई? पहली चीज तो इसका मकसद क्या है? हमारे किसान हैं, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है बहुत सारी। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपनी खेत में कुछ उगाया, अब उनके पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, उनके पास कोई स्टोर हाउस नहीं है, उनके पास साइंटिफिक कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कैसे अपनी फसल को जो है वो आगे उसमें कुछ और ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सके, इस तरीके से। ठीक है, तो इस किसान संपदा योजना के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई है। मेगा फूड पार्क्स खोले जाएंगे, कोल्ड चेन खोली जाएंगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस भी हैं, फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी है, क्वालिटी एश्योरेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ से आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो है वो स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एस्ट्रोसेट मिशन से ये रिलेटेड है, एस्ट्रोसेट मिशन। ठीक है, पहला इसमें दिया हुआ है कि ये भारत का ऐसा पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन है जो कि सेलेस्टियल सोर्सेस को एक्सरे, ऑप्टिकल, यूवी स्पेक्ट्रल बैंड सारों में एक साथ स्टडी करेगा। ठीक है, दूसरा दिया है कि इसका एक यूनिक फीचर ये है कि ये साइमल्टेनियसली मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन कर सकता है एक ही सैटेलाइट के साथ बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तीसरा दिया है कि इसका एस्ट्रोसेट मिशन का जो मेन टारगेट है वो ये देखना कि भाई एलियन लाइफ है कि नहीं है। देखो, अब साइंटिफिक क्वेश्चन है, आपको अगर एस्ट्रोसेट मिशन के बारे में पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। इसमें कोई गेस नहीं लगा सकते हैं, कोई तुक्का नहीं मार सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता है इसके अंदर। ये क्वेश्चन शायद 2016 के प्रीलिम्स में आ भी चुका है। ठीक है, रिसेंटली भी ये न्यूज़ में था एस्ट्रो से। इसका पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे। देखो, पहला क्या है? सही है। पहला सही इसलिए है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एस्ट्रोसेट है इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। देखो, मल्टी वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? हमारे साथ बहुत सारी रेज है हमारे पास, जैसे एक्स रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, इस तरह की हमारे पास बहुत सारी जो है वेव्स हैं। अब ये वेव्स क्या होती है? एक बैंड के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा मिशन है जो इन सारी रेज को, बहुत सारी मतलब मल्टी वेव्स को एक साथ ये स्टडी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी यही है कि ये साइमल्टेनियसली जो है वो मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन कर सकता है वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। देखो, बहुत सारे हमारे पास ना जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ उनके अंदर जो वेव्स होती हैं उनको ये स्टडी करेगा। ठीक है, ये है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसका जो टारगेट है एस्ट्रोसेट मिशन का, वो टारगेट ये नहीं है कि ये कहीं पे जाके कोई एलियन कहीं है नहीं है, ऐसा कुछ ये डिस्कस नहीं करेगा। इसका काम है ब्लैक होल्स के बारे में स्टडी करना, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में स्टडी करना, हमारा जो गैलेक्सी है उसके बारे में स्टडी करना। और भारत ने ये 2015 के अंदर ये लॉन्च किया था। तो आपको अगर ये नहीं समझ आया है ये क्या है टोटल, तो आप
ज़रूर से इस तरीके के कंसेप्ट को समझने के लिए आप यूट्यूब से ज़रूर आप प्रेफर कीजिए, कहीं आपको कोई आसान लैंग्वेज में आपको ज़रूर मिल जाएगा। चीज़ों को लंबे टाइम के लिए छोड़िए मत, इसको तुरंत ही जो है आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। अरे बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये तो पूरे 2020 में चल रहा है, मतलब काफ़ी फेमस। पहला दिया है कि इसके अंदर ना ये मतलब जो कमोडिटीज़ हैं उसको सेल और परचेज कर सकते हैं अंडर ऑप्शन ग्रीन। दूसरा है कि इसमें जो प्याज है, टमाटर है, आलू है, इन सब की प्राइसेस को चेक किया जाएगा। अरे ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही गलत है। ग्रीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई खेती किसानी ग्रीन हरे हरे से कुछ जुड़ा हुआ है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, नाइदर वन नोर टू। अब देखो ये ग्रीन टर्म अहेड मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या चीज होती है, ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या चीज है, अब देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड है। साथ साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी जो कोल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम से कम हो, मतलब कोयले से बनने वाली बिजली का हम जो है वो कम से कम प्रयोग करें। अभी आपने देखा होगा हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि 175 जो गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करेंगे, जैसे सोलर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या है कि अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में जो मेनली जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो आ रही है कोल बेस से, यानी कि जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है उनसे आ रही है। अब क्या है, सरकार ने इन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को टारगेट दिया है कि आप ना अपने जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो उसको आप मिक्स करिए। मतलब सपोज कीजिए कि कहीं पे 100 गीगावाट कोई प्रोड्यूस हो रहा है तो उनको बोला गया है कि आप ना 100 मान लीजिए कि कहीं पे मेगावाट कहीं पे प्रोड्यूस हो रही है, तो उनको बोला गया है कि आप ना 20 गीगावाट ना कहाँ से प्रोड्यूस करोगे, आप रिन्यूएबल एनर्जी आप प्रोड्यूस करोगे, बाकी 80 मेगावाट जो है आप कोयल से जनरेट कर लो। अब या तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटर है वो क्या करेंगे, या तो खुद अपना सोलर पावर प्लांट लगाएंगे ताकि 20 गीगावाट ये अपना जनरेट कर सके। अब मान लीजिए कि इनके पास कोई ऑप्शन है कि भाई कोई और आदमी है जो इनको सोलर ये या फिर जो बाकी अदर रिन्यूएबल सोर्सेज से जो प्रोड्यूस एनर्जी है वो इनको मतलब प्रोवाइड करा सके। तो क्या करेंगे, इनको 20 मेगावाट चाहिए। अब ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली उस आदमी से परचेज कर लेंगे, ठीक है, कि भाई मेरे को दे दो आप। अब इस ट्रेड को फैसिलिटेट करना है, इस बाइंग को, इस सेलिंग को मतलब अच्छे से हमें स्मूथली करना है, तो उसके लिए हमने एक पावर एक्सचेंज बना दी है, ठीक है। तो ये मतलब एक ऑनलाइन के तरीके से काम करेगी, तो जिनको परचेज करना है उनको भी पता चलता रहेगा कि भाई मार्केट में क्या रेट चल रही है, और जिनको सेल करना है उनको भी ये डायरेक्टली पता चलता रहेगा कि भाई कितना क्या सब जो है वो डिमांड चल रही है, उस हिसाब से देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसमें हमें 4 दिया हुआ है, रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड। इसको हमें देखना है कि भाई कौन सा ये अरेंज करना है, ठीक है, ज़्यादा से कम में करना है, ठीक है, अवरोही क्रम में हमें करना है, बढ़ते से घटते हुए क्रम में। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखो 8 हमारे पास होती हैं ये जो कोर सेक्टर के अंदर, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड, ऑयल, नेचुरल, फर्टिलाइजर। तो ये इसका ऑर्डर लिखा हुआ है ज़्यादा से कम की ओर में, आप इसको देख सकते हैं। ये मंथली इनका प्रोड्यूस होता है, वॉल्यूम के बेसिस पे होता है, ना कि मनी। मतलब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए स्टील है, ठीक है, तो इस मंथ मान लीजिए कि 500 मीट्रिक टन जो है वो प्रोड्यूस हुई है, नेक्स्ट जो है वो 550 मीट्रिक टन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है स्टील। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि भाई इसमें 10% की ग्रोथ हुई है, चाहे रेट कुछ भी रहा हो। तो हम इसको वॉल्यूम देखते हैं, और इसको प्रोड्यूस कौन करता है, इस डाटा को कौन प्रोड्यूस करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चौथे का सी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप। इसमें बोला है कि ये जो फंड है वो एक एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है। किसके अंदर फैसिलिटी है, यूएन फंड फॉर दी साउथ साउथ कॉपरेशन। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये यूएन फंड फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन है, इसके अंदर ये एक इंडिया यूएन डेवलपमेंट फंड है, मतलब फंड के अंदर फंड है। ये 2017 में एस्टेब्लिश हुआ है। दूसरा बोला है कि इस फंड से जो पैसे आएंगे उसको हम 2030 का हमारा जो गोल चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सतत विकास लक्ष्य है, उसको पूरा करने में हम खर्चा करेंगे। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। देखो ये फंड ना 2017 के अंदर बना था, जो यूएन का साउथ साउथ कॉपरेशन वाला फंड है उसके अंदर ये फंड है।
ठीक है। इंडिया ने अभी इसके हाल ही में इसके अंदर पैसे दिए हैं। इससे जो पैसे आएंगे उसको हम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर लगाएंगे, ताकि भाई डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनका भी कुछ ना कुछ फायदा हो, ठीक है, तो कुछ बेनिफिट हो। तो मेनली ये बोल सकते हैं कि 2030 का हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए हम ये फंड को यूज कर रहे हैं। अच्छा देखो, अपना प्रज्ञान 1 जो है वो टेस्ट खत्म हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा। अब 4 अप्रैल को प्रज्ञान 2 देना है आपको। 10 तारीख को सुबह में आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट भी कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली निःशुल्क इसको रखा गया है। आपकी ऑल इंडिया रैंक मिलेगी। तो आपको क्या करना है, dpp.onlyis पे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है और फुल ये GS मॉक रहेगा, ठीक है। समय टाइम आप नोट कर लीजिए, कोई फीस नहीं है इसकी। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही?